आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं उसे आज भी दुनिया की सबसे भयंकर घटनाओं में से एक माना जाता है। जी हां, आज मैं आपको एक बहुत ही दर्दनाक क्राइम स्टोरी बताने वाला हूं जिसे जानने के बाद आपको शायद उस पर विश्वास भी ना हो। जी हां, सब कुछ बताऊंगा आपको इसके बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। और हाँ यार, ये मेरा पॉडकास्ट चैनल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो प्लीज आप वहां जाकर भी मेरी क्राइम स्टोरीज को सुन सकते हैं। दिन था 21 दिसंबर 1996 का, जब ऑस्टिन नाम का लड़का अमेरिका के फ्लोरिडा में मौजूद पाम बीच इलाके में रहने वाले एक जोड़े के घर पैदा हुआ था। जिस इलाके में रहते हैं ये घर ना सिर्फ फ्लोरिडा के बल्कि पूरे अमेरिका का सबसे महंगा इलाका माना जाता है। समय बीता और टाइम आया सन 2010 का, जब अचानक से ही यहाँ ऑस्टिन के माता पिता के बीच में अनबन स्टार्ट हुई और इन दोनों ने तलाक ले लिया। अब यहाँ ऑस्टिन की एक छोटी बहन भी थी जो उससे सिर्फ 1 साल छोटी थी, जिसका नाम हेली था। अब ये दोनों बच्चे कहाँ जाएं? माँ बाप तो अलग अलग हो गए, लेकिन फिर भी ये उसी घर में रह रहे थे। इन दोनों ने उसी साल अपना अपना नया पार्टनर भी ढूंढ लिया, लेकिन फिर भी ये इस घर से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों ने आसपास ही अपना एक और घर किराए पर भी ले लिया था, लेकिन वहां सिर्फ ये अपने पार्टनर से मिलने के लिए ही जाया करते थे। खैर, यहाँ 2011 में ऑस्टिन का स्कूल पूरा हो चुका था और अब उसे हाई स्कूल में एडमिशन लेना था। और जैसे उसने एडमिशन लिया, उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे रहे। वो हमेशा स्टडीज में बहुत अव्वल नंबरों से पास होता रहा। पढ़ाई के साथ साथ यहाँ ऑस्टिन का मन फुटबॉल में भी बहुत ज्यादा लग रहा था। वो स्कूल की फुटबॉल टीम में सबसे माहिर खिलाड़ी माना जा रहा था, लेकिन सिर्फ यहाँ एक ही दिक्कत थी, और वो दिक्कत थी कि वो सामने वाली यानी कि दूसरी टीम पर कभी कभी दया खा जाता था। जहां गोल उसे करना होता था वो कर नहीं रहा था, क्योंकि उसके मन में चल रहा था कि वो दूसरों की हेल्प करे। जब इसके बारे में उसके कोच ने उससे बात करी कि तुम्हारे पास मौका होते हुए भी तुम गोल नहीं कर रहे हो, तो यहां उसने साफ कह दिया था कि मेरा मन है मैं औरों की हेल्प करूं, जितना मुझसे बनेगा मैं औरों की हेल्प करूंगा, हमेशा उनके साथ खड़ा होऊंगा, वो चाहे मेरा उसमें फिर नुकसान ही क्यों ना हो। काफी लोगों ने उसे समझाया, उसके माता पिता ने भी समझाया, लेकिन वो अपने आप में मस्त था। सन 2015 का समय आ चुका था, जब यहाँ उसने मेडिसिन डिपार्टमेंट में डिग्री करने की सोची, क्योंकि यहाँ उसका मन था कि वो जितना हो सकेगा औरों की हेल्प करेगा। और उसको सबसे बढ़िया डिपार्टमेंट लगा कि दवाइयों में वो अपनी महानता हासिल कर ले और अच्छे से इसके बारे में रिसर्च करके लोगों की तरफ ज्ञान बांटेगा, लोगों तक अच्छी अच्छी दवाइयां पहुंचाएगा। बहुत अच्छे विचार उसके मन में यहाँ चल रहे थे। अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका था, तो यहाँ घर वाले बहुत खुश थे। घर वालों ने उसका सारा सामान पैक किया, क्योंकि अब यहाँ ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के ही हॉस्टल में रहने वाला था। सारों ने सामान पैक किया, पूरी फैमिली यहाँ गाड़ी में जाकर बैठी और सभी मिलकर यहाँ ऑस्टिन को यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए गए। तो यहाँ यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद जब वो वापस आ रहे थे, तो वो गाड़ी में बातें कर रहे थे कि ऑस्टिन अब बड़ा हो चुका है, अब वो खुद से यहाँ रह सकता है और अच्छे मार्क्स उसके आते रहे हैं, पढ़ाई में भी अच्छा है और उसने अच्छा करियर भी यहाँ अपना डिसाइड कर लिया है। और ये चीज उनके लिए आने वाले 1 साल तक सही भी साबित हुई, क्योंकि यहाँ कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ऑस्टिन के मार्क्स बहुत अच्छे थे। उसने यहाँ हर सब्जेक्ट को फर्स्ट ग्रेड से पास किया था। अब यहाँ उसका मन फुटबॉल से हटकर बॉडी बिल्डिंग में भी लग चुका था। वो बॉडी बिल्डिंग के लिए पास ही की जिम जाने लगा और अच्छी खासी बॉडी भी उसने यहाँ बना ली थी। उसके सोशल मीडिया पर भी काफी अच्छे फॉलोवर्स हो चुके थे। लेकिन अब स्टार्ट हो चुका था इस कॉलेज का सेकंड ईयर, और अब सेकंड ईयर स्टार्ट होते ही ऑस्टिन के अंदर बदलाव आने लगे। क्यों? क्योंकि यहाँ वो कॉलेज में रहते हुए उसके बाहर की हवा लग चुकी थी और अब बाहर की हवा में वो बह चुका था। लिटरली यहाँ उसने सेकंड ईयर से ही दारू वगैरह पीना स्टार्ट कर दिया, और अब यहाँ उसने ना सिर्फ दारू बल्कि हर टाइप का नशा पता फूकना भी स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहली स्टार्ट हुई थी मैरिजुआना से, और उसके बाद तो कोई पता ही नहीं कि कितने टाइप की ड्रग्स यहाँ वो एक साथ ले रहा था। MDMA वगैरह वो सब कुछ यहाँ ले रहा था, क्योंकि उसको मेडिसिन की अच्छी खासी नॉलेज थी कि कौन सी दवाई उसको कितना नशा दे सकती है, कितनी मात्रा में वो ले तो वो सेफ रहेगा, कितनी मात्रा में ले तो वो और ज्यादा भंड हो जाएगा। उसको दवाइयों की तो नॉलेज थी, लेकिन यहाँ उसको नॉलेज नहीं थी अपने दिमाग की। क्यों? क्योंकि यहाँ वो जो दवाइयां वो ड्रग्स ले रहा था वो उसके दिमाग के ऊपर भयंकर असर कर रही थी, और पहले इस कॉलेज के सेकंड ईयर को खत्म होते होते यहाँ उसका दिमाग पूरी तरह से अपसेट रहने लगा। और जब उसके इस सेकंड ईयर के ही अंत में ही उसके पिता ने उसकी सर्च हिस्ट्री को देखा, तो वो भी पूरी तरह से हैरान थे कि ये मेरा लड़का जो पहले ऐसा था, हर चीज में अव्वल रह रहा था, हर गेम में वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अब वो इंटरनेट पर क्या क्या सर्च कर रहा है। जहां वो गूगल से लगातार पूछ रहा था कि क्या मैं पागल हूं, और अगर मैं पागल हूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं पागल हो चुका हूं, क्या मुझे सोना चाहिए तो कितना सोना चाहिए, और ना सोऊं तो क्या होगा। ऐसे ऐसे सवाल वो गूगल से पूछ रहा था, सिर्फ ये जानने के लिए कि ये जो ड्रग्स वो ले रहा है ये उसके दिमाग के ऊपर क्या असर डाल रही हैं। लेकिन जो उसको अंदाजा लग रहा था यहाँ से वो बहुत बहुत ज्यादा कम था, क्योंकि इसका परिणाम बहुत बहुत भयंकर होने वाला था। खैर, यहाँ 2 साल के बाद वो दोबारा अपनी फैमिली से मिलने के लिए अपने घर आया, और जैसे ही घर पहुंचा उसकी फैमिली को यहाँ अंदाजा लग चुका था कि उनका लड़का अब शायद
पागल हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ उसका जो बेडरूम था वो बंद पड़ा हुआ था 2 सालों से, और उस बेडरूम के अंदर शिफ्ट ना होने की बजाय उसने अपना बेड, सारा बोरिया बिस्तरा अपने घर के बराबर में ही मौजूद गैराज में लगा लिया था। और जब उसके फैमिली ने उससे पूछा कि तुमने अपना ये सारा तामझाम गैराज में क्यों शिफ्ट कर लिया है, तो उसने कहा कि मुझे लगता है हमारे घर के अंदर बहुत सारी शैतानी आत्माएं घुस चुकी हैं और हमें इस घर के अंदर नहीं रहना चाहिए। अब उसकी फैमिली भी देख रही है कि क्या पागल वाली बातें कर रहा है, क्या पागल लड़का हमने जन्मा है। खैर जो भी हो, अब वो यहाँ उनको भुगतना ही था। अब इतना ही नहीं, वो रातों को उठ कर अब अपने परिवार वालों को ही बहुत ज्यादा परेशान करने लगा था। लिटरली आप खुद सोचकर देखिए, रात को 2 बजे उठकर वो गैराज से सीधा अपने घर के अंदर जाता और जितने भी घर में लोग सो रहे थे अलग अलग कमरों में, उनके दरवाजों को खटखटाता, और अगर उसे वो लोग खुला मिल जाता तो सीधा कमरे के अंदर जाता, जो बंदा अंदर सो रहा था उसको पकड़ के उठाता और कहता कि तुम आराम से सो जाओ, मैं बाहर घूम घूम कर तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। इस चीज से उसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और इस परेशानी को निपटाने के लिए उन्होंने क्या किया होगा, अपने कमरों को अंदर से लॉक करना स्टार्ट कर दिया। अब बाहर वो घूमता रहता, चिल्लाता रहता कि सब आराम से सो जाओ, मैं यहाँ बाहर तुम्हारी सुरक्षा कर ही रहा हूँ। लेकिन अब यहाँ ऑस्टिन के परिवार को थोड़ी टेंशन होनी स्टार्ट हुई कि उनका लड़का ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तो सीधा उन्होंने जाकर ऑस्टिन से ही पूछ लिया कि क्या तुमने कोई माल वाल फूका है। उसने कहा हाँ बाबूजी, मैंने तो हर टाइप के नशे पते ट्राई किए हुए हैं और मैं तो अपने साथ लेके आया हूँ सारा मेरा तामझाम, मेरी खुराक मैं साथ लेके आया हूँ और मैं गैराज में बैठ के आराम से फूकता हूँ। हर टाइप के आपको फूकना होता हो मेरे को ज्वाइन करो। लेकिन यहाँ ये जब चीज़ उसके परिवार वालों को पता लगी तो वो समझ आ चुका था उन्हें कि यहाँ उनका लड़का हाथ से निकल चुका है, वो नशे पतों में पड़ गया है और यही वजह है कि उसका दिमाग अब ऐसा काम कर रहा है। जिसके बाद यहाँ इस परिवार ने प्लान बनाया कि हमें कुछ भी करके ऑस्टिन को इन ड्रग्स से ही दूर रखना है। कुछ टाइम और बीता, फैमिली के साथ रहते हुए वो ठीक हो चुका था लगभग। अब उसका दिमाग भी शांत हो चुका था, वो पहले जैसा वापस हो रहा था। और जब कुछ दिनों बाद उसके परिवार ने वापस उससे पूछा कि क्या तुम अभी भी ड्रग्स ले रहे हो, तो उसने मना कर दिया। लेकिन काम उसके फिर भी थोड़े थोड़े वैसे ही चालू थे। वो अपने परिवार के साथ मार्केट में जाता तो बाहर दुकानों के जो स्टैचूज लगे होते उनसे जाके बात करने लगता। उसको उनके अंदर यहाँ शक्तियां दिखाई दे रही थी, उनके जाके कपड़े फाड़ डालता, उनको तोड़ डालता, ऐसे ऐसे काम वो कर रहा था। जिसके बाद यहाँ इस परिवार ने प्लान बनाया कि क्यों ना वो एक कानून जिसे वहां फ्लोरिडा में द बेकर एक्ट के नाम से जाना जाता है, उस कानून का इस्तेमाल करें। असल में यहाँ इस कानून के तहत वो जाकर यहाँ सरकार को बताएंगे कि उनका लड़का जो है वो इस तरह से नशेपतों में फंस गया है और आप उसकी हेल्प करिए। और इसके अंदर वो 72 घंटों तक वहां डॉक्टर्स की एक स्पेशल टीम आती है, ऑस्टिन को उठाकर लेकर जाएगी और उसको 72 घंटों तक अपनी नजरों के आगे रखेगी और बताएगी फैमिली वालों को कि वो आगे क्या कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये परिवार इस बेकर एक्ट का इस्तेमाल कर पाता, बहुत बहुत भयंकर कांड यहाँ अंजाम दिया जा चुका था। 15 अगस्त 2016 का दिन आया। सुबह सुबह हुई, ऑस्टिन अपने बेड से उठा, बाहर आया और वो सीधा निकलकर अपने एक बहुत पुराने दोस्त के पास गया। जी हाँ, एक ऐसा दोस्त जो उसके साथ दूसरी क्लास से पढ़ता आ रहा था। अब उसके पास गया, उसने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। सामने खड़े उस दोस्त ने दरवाजा खोला और बाहर ऑस्टिन को खड़ा पाया। अब ऑस्टिन को खड़ा देखते ही वो बहुत खुश हुआ कि उसका दोस्त उसे मिलने आया है। लेकिन ऑस्टिन घर के अंदर नहीं गया, जस्ट बाहर खड़े खड़े ही अपने दोस्त से पूछने लगा कि यार क्या तेरे को पता है कि मेरा जन्म किस साल में हुआ था। अब ये चीज सुनकर उसका दोस्त भी हैरान कि यार ये तो इतना इंटेलिजेंट लड़का हुआ करता था, ये कैसी बातें कर रहा है मुझसे। अब उसने भी सोच साच कर उत्तर दे दिया कि शायद तुम्हारा जन्म जो है वो 1996 में हुआ था। अब ये चीज सुनकर ऑस्टिन वापस मुड़ा और जाने लगा। अब पीछे उसका दोस्त खड़ा है, क्या यही चीज मुझसे पूछने आया था? ऐसा तो हो नहीं सकता। उसने ऑस्टिन को आवाज मारी और वो वापस ऑस्टिन उसके पास आया और पूछने लगा ऑस्टिन से कि क्या तुम यही चीज मुझसे पूछने आए थे? ऑस्टिन ने कहा हाँ, मैं तो बस यही पूछने आया था कि मैं किस साल में पैदा हुआ था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे बता नहीं रहे हैं। शायद हो सकता है तुम्हें पता हो और तुमने मुझे बता भी दिया है, इसके लिए थैंक यू। ऑस्टिन वापस मुड़ गया और यहाँ दोस्त उसका वो वापस अपना दरवाजा बंद करके अंदर चला गया। लेकिन यहाँ उसको ऑस्टिन की टेंशन हो रही थी कि ऑस्टिन ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। उसने ऑस्टिन को वापस फोन किया और पूछने लगा कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम क्या कर रहे हो आजकल, तुम अपनी यूनिवर्सिटी वापस क्यों नहीं जा रहे, तुम एक काम करो, तुम वापस मेरे घर आ जाओ और आज साथ में रुकते हैं, अपनी पुरानी यादें याद करेंगे और आराम से मजा करेंगे, दारू वारू पिएंगे। ऑस्टिन ने बात मान ली। ऑस्टिन वापस उसके घर आया। दोनों लड़के अब ऑस्टिन के फ्रेंड के घर यहाँ बैठ चुके थे और बातें कर रहे थे। कुछ देर यहाँ इन्होंने बातें करी और उसके बाद यहाँ दोनों ने प्लान बनाया कि वो अपने और जो दोस्त यहाँ आसपास रहते हैं, जो पुराने दोस्त हैं उनको बुला लेते हैं फोन करके और आज कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। ऑस्टिन ने हाँ कर दी। 3-4 लड़के और यहाँ आ चुके थे और साथ में यहाँ ऑस्टिन ने कह दिया कि क्यों ना मेरी सिस्टर को भी साथ ले लें, जो कि हेले उसके साथ यहाँ उसके परिवार में रह रही थी। तो सभी ने हाँ कर दी। सभी मिल चुके थे एक पॉइंट पर आकर और हेले भी अब पहुंच चुकी थी और इन सब ने प्लान बनाया कि चलो पास ही में बीच है, बीच पर जाते हैं। अब सभी फ्रेंड्स बीच
बीच की तरफ जा रहे थे, लेकिन बीच में यहाँ ऑस्टिन उतरा। उसने कहा कि तुम लोग यहाँ बीच पर चलो, मैं एक बार जाकर कपड़े वगैरह बदल कर आता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। अब उसने स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे कपड़े डाले हुए थे, हल्की सी एक टी शर्ट डाली हुई थी, बॉक्सर डाला हुआ था, जूते थे। अब उसकी बजाय जब वो वापस यहाँ बीच पर आया अपने कपड़े बदलकर, तो उसने एक बहुत मोटी सी टी शर्ट डाली हुई थी रेड कलर की, साथ में उसने एक अजीब से गॉगल्स लगाए हुए थे और बहुत हैवी सी एक उसने निक्कर भी डाली हुई थी। अब इतनी गर्मी में यहाँ आपको पता ही है कि बीच की धूप कैसी होती है, और इस गर्मी के अंदर इतने मोटे कपड़े डालना कहीं समझदारी नहीं थी। अब ये चीज़ देखकर उसके दोस्त भी हैरान कि यार पागल तो नहीं हो गया, तो इतनी धूप में ऐसे ऐसे कपड़े क्यों डाल कर आया है। ऑस्टिन ने कहा मुझे अच्छा लग रहा था ये कपड़े डालना, इसलिए मैं डाल आया। बार बार उसके दोस्त यहाँ उसका मजाक बना रहे थे, लेकिन इन मजाक से परेशान होकर ऑस्टिन ने अपने एक दोस्त का गला पकड़ा, अपने पास लेकर आया उसे और बोला कि अगर तूने एक बार और मेरा मजाक बनाया तो ये मजाक तेरा अंतिम मजाक होगा, क्योंकि फिर उसके बाद तेरा आधा शरीर मेरे पेट के अंदर चला जाएगा, मैं तेरे को कच्चा ही खा जाऊंगा। ये बात सुनकर उसका दोस्त भी डर गया। अब सारे चुप हो चुके थे कि भाई ये तो अजीब ही बिहेव कर रहा है, ठीक है हम इसके साथ मजाक नहीं करते हैं। सभी अब चुप थे, सभी अपना एंजॉय कर रहे थे अलग अलग, और ऑस्टिन यहाँ अकेला बैठा हुआ था। इसी बीच पर रहते हुए यहाँ ऑस्टिन ने अपनी बहन हेले को पास बुलाया और कहा कि क्या तेरे को पता है मैं आधा घोड़ा हूँ और मैं अमर भी हूँ, और मुझे अपनी इस चीज़ की परीक्षा लेनी है। ये चीज़ सुनकर उसकी बहन और ज़्यादा परेशान, क्या बकवास कर रहा है तू, शायद तेरे को हो सकता है डॉक्टर्स की ज़रूरत हो। उसने कहा हाँ मुझे डॉक्टर्स की ज़रूरत है। ये चीज़ अटपटी हो ही रही थी यहाँ ऑस्टिन के साथ। जस्ट ये टाइम बीतता जा रहा था और शाम हो चली थी। शाम होते होते यहाँ ऑस्टिन का वो दोस्त जिसको वो ऑस्टिन सुबह सुबह मिलने गया था, ऑस्टिन की बहन हेले और ऑस्टिन खुद, तीनों ने यहाँ प्लान बनाया कि वो यहाँ बीच से निकलते हैं, बाकी के दोस्तों को यहीं मजा करने दो और हम जाकर कुछ खाना पीना करते हैं। तो यहाँ ऑस्टिन ने अपने पिता को फ़ोन किया और कहा कि हम डफी जा रहे हैं, डफी वहाँ एक रेस्टोरेंट का नाम है। तो उसके पिता ने कहा ठीक है तुम वहाँ पहुँचो, मैं भी यहाँ पहुँच रहा हूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आऊँगा। उसके पिता की गर्लफ्रेंड बन चुकी थी, मैंने आपको पहले ही बताया। तो यहाँ ये तीनों ऑस्टिन, ऑस्टिन की बहन और ऑस्टिन का वो पुराना दोस्त, ये यहाँ बीच से निकले, और यहाँ ऑस्टिन का पिता और ऑस्टिन के पिता की गर्लफ्रेंड, ये दोनों दूसरी जगह से निकलकर अब डफी में पहुंच चुके थे। और ये पांचों लोग अब इस रेस्टोरेंट में जाकर बैठे। लेकिन इस रेस्टोरेंट में बैठते ही बहुत अजीब सी चीजें होनी स्टार्ट हुई। क्योंकि यहाँ जैसे ही वो अंदर घुसे यहाँ सारे जाकर एक टेबल पर बैठ गए। उसकी सीसीटीवी फुटेज भी आप देख सकते हैं। और जैसे ही यहाँ बैठे उसके कुछ ही मिनट्स बाद ऑस्टिन खड़ा हुआ, इस रेस्टोरेंट से बाहर निकला और जस्ट सीसीटीवी से गायब हो गया। उसके बाद वो कहाँ गया ये पता नहीं था, लेकिन जब वो वापस आया उसके कपड़े बदले हुए थे। अब उसने कोई और ही कपड़े डाले हुए थे। वो जस्ट जाकर दोबारा बैठ गया। अब बैठते ही उसने फिर से यहाँ किसी के साथ लड़ाई झगड़ा अपने ही परिवार वालों के साथ कर रहा था, ऊंचा ऊंचा बोल रहा था, ऐसा यहाँ रेस्टोरेंट वालों ने बताया। लेकिन बाद में यहाँ वहाँ से भी वो वापस खड़ा हुआ, वापस बाहर गया। और अब की बार जब वो बाहर जा रहा था तो उसके पिता को बहुत टेंशन हुई कि उसका लड़का ऐसे क्यों कर रहा है। तो उसके पिता ने यहाँ ऑस्टिन के उस दोस्त को जो कि उनके साथ बैठा हुआ था उसको कहा कि तुम बाहर जाकर देखो कि आखिर जा कहाँ रहा है। तो उसका दोस्त भी यहाँ उसके पीछे पीछे गया। लेकिन जैसे ही यहाँ ऑस्टिन उस रेस्टोरेंट से बाहर निकला वो जस्ट गायब हो चुका था। उसके दोस्त को दिखा ही नहीं कि वो कहाँ है। वो जस्ट वापस अंदर आ गया और आकर उसने ऑस्टिन के पिता को बता दिया कि मैं तो बाहर गया, मुझे वो दिखा ही नहीं कि आखिर वो कहाँ गया है। अब वो वापस यहाँ आ चुका था। ऑस्टिन वापस आकर यहाँ बैठ गया और अपने ही पिता के साथ लड़ने लग गया। उसके पिता ने कहा कि तुम्हें ठीक रहना चाहिए, तुम्हारी अब उम्र हो चुकी है शादी वगैरह करने की भी, तुमको अच्छी पार्टनर यहाँ मिली हुई है, जाकर उसे शादी वादी कर लो। लेकिन यहाँ ये बात सुनते ही यहाँ ऑस्टिन ने अपने ही पिता का गला पकड़ लिया और उसे दीवार से लगा दिया। उसकी बॉडी अच्छी खासी थी और वो अपने पिता के ऊपर हावी पड़ रहा था। अब ये चीज़ देखते ही यहाँ ऑस्टिन की बहन चुप नहीं बैठी। उसने ऑस्टिन को समझाया छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। उसने वहाँ अपने पिता को तो छोड़ दिया, लेकिन वहाँ से उठकर बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही सोचिए कहाँ गया होगा। वो बाहर निकलते ही सीधा पैदल ही अपने खुद के घर चला गया। अब खुद के घर जाकर वो सीधा किचन में गया। किचन में जाते ही उसको पानी वानी पीना चाहिए था, लेकिन पानी पीने की बजाय उसने रिफाइंड ऑयल, आपको ही पता ही होगा जो वेजिटेबल ऑयल होता है, उस ऑयल की बोतल को उठाया और उस बोतल को ही पीने लग गया। कैसे अटपटे वो यहाँ ये काम कर रहा था। खैर यहाँ जब वो बोतल पी ही रहा था तो उसकी माँ जो ऊपर वाले फ्लोर पर थी उसने नीचे खटपट सुनी। वो नीचे की तरफ आई। उसने ऑस्टिन को देखा कि उसका लड़का यहाँ तेल पी रहा है। उसने तुरंत यहाँ ऑस्टिन से वो बोतल छीनी, वापस ढक्कन लगाकर साइड में रख दी और उसने नीचे देखा कि बहुत सारी चीज़ें उसने बिखेरी हुई हैं। वो ऑस्टिन से बात करने लगी कि आखिर तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या बात है जो तुम्हें खाई जा रही है। वो अपनी माँ को यहाँ बार बार ये बोल रहा था कि वो अमर है, उसको यहाँ कोई कुछ नहीं कह सकता। जब वो यहाँ से तेल वगैरह पीकर अपनी माँ की बातें सुनकर वापस उस रेस्टोरेंट के पास आया तो वो वापस अपने रेस्टोरेंट में अंदर गया। अंदर जाकर सभी से मिला, अपनी बहन को बाहर उठाकर लेकर आया और उसको कहने लगा कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं अमर हूँ, अब देखो मैं तुमको उस चीज़ का प्रूफ देता हूँ। साइड में ही जो हाईवे जा रहा था वो हाईवे में बीच में जाकर खड़ा हो गया और जो गाड़ी आ रही थी लिटरली उसके साइड में से क्रॉस हो रही थी। कोई भी उसको टक्कर मारकर उड़ा सकती थी, सारी उसकी अमरता निकल जाती यहाँ पर। लेकिन जल्दी ही यहाँ उसकी बहन ने उसको वापस बीच में से खींच लिया और समझाने लगी उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उसकी बहन को लगा कि यहाँ उसका भाई थोड़ा सा
हिला हुआ है उसको घर छोड़कर आना चाहिए। लेकिन यहाँ ऑस्टिन ने अपनी बहन को धक्का दिया और वो खुद वहां से भाग निकला। अब वो वहां से भाग चुका था। यहाँ तुरंत ऑस्टिन की बहन ने आकर अंदर बताया अपने पिता को कि ऑस्टिन वहां से निकल गया है और पता नहीं कहाँ गया है। ऑस्टिन के पिता ने तुरंत पुलिस को फोन किया और कहा कि मेरा लड़का ऐसे ऐसे यहाँ से कहीं चला गया है और हमें नहीं पता कि आगे वो क्या करने वाला है। खैर यहाँ पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है, कुछ करेगा तो हम देखेंगे, बाकी अगर हमें वो दिखा तो हम आपको जरूर बता देंगे। यहाँ से तकरीबन 4 मील दूर मिशेल मिश्कन नाम की एक 49 साल की महिला अपने गैराज में बैठी हुई टीवी वगैरह देख रही थी। और आमतौर पर इस टाइम पर वो अपने पति यानी कि जॉन स्टीफन के साथ, जिनकी उम्र 53 साल की थी, ये दोनों बैठकर ही यहाँ टीवी वगैरह देखा करते थे, क्योंकि शाम का टाइम था और इस टाइम पर लोगों की आवाजाही काफ़ी हुआ करती थी। और इनका स्वभाव कुछ ऐसा था कि जिनको भी देखते थे उनको अपने पास बुला लेते थे, दारू वगैरह उनके साथ पीते थे। आपको पता ही है कि बाहर के देशों में यहाँ बियर वगैरह, दारू वगैरह पीना बहुत आम बात है और ये खुले में बैठकर यहाँ दारू वगैरह पीते सभी के साथ और सबको टीवी वगैरह दिखाते। अच्छा स्वभाव था इनका, मिलनसार था। लेकिन यहाँ आज मिशेल अकेली बैठी हुई थी, क्योंकि उसके पति जॉन यहाँ अपने घर के जो पालतू डॉग था उसको घुमाने के लिए लेकर गए हुए थे और मिशेल अकेली बैठकर यहाँ टीवी देख रही थी। इनकी शादी को यहाँ लगभग 20 साल हो चुके थे और इनके 3 बच्चे भी थे, एक दूसरे के अलग अलग शादियों से थे। ये इनके खुद के नहीं थे, जस्ट पहले इनकी जो शादियां हुई थी उनसे हुए थे और ये तीनों ही अब अलग अलग जगह पर अलग अलग नौकरियां कर रहे थे। यहाँ इनके मिशेल और जॉन एक साथ इस घर के अंदर रह रहे थे। इन मिशेल के घर के सामने ही यहाँ एक जेफ फिशर नाम का लड़का भी रहा करता था और इस जेफ फिशर कई बार शाम होते होते इस टाइम पर मिशेल और जॉन के पास आकर बैठ जाया करता था, इनके साथ ड्रिंक्स वगैरह लेता और जाकर अपने घर में सो जाता। अच्छे पड़ोसी थे एक दूसरे के और इनकी अच्छी कट भी रही थी। लेकिन तभी यहाँ जेफ शाम होते होते वो काफी थक चुका था और उसने सोचा कि वो क्यों ना जल्दी सोने चला जाए। और जैसे वो अपने बेडरूम में सोने के लिए गया तभी उसे खटपट की आवाज सुनाई दी। उसने कान लगाकर खटपट की आवाज सुनी, उसके घर में से तो नहीं आ रही थी, वो खटपट की आवाज दूसरी तरफ से आ रही थी। तो उसने अपने घर की खिड़की में से झांक कर देखा तो धुंधला धुंधला उसे दिखाई दे रहा था कि सामने कुछ तो हो रहा है। वो तुरंत यहाँ अपने बेड से उठा, कमरे से बाहर निकला, घर से बाहर निकला और अपने घर के बाहर खड़ा होकर सामने की तरफ देखने लग गया कि आखिर हो क्या रहा है। उसने देखा कि सामने एक अनजान आदमी मिशेल की गाड़ी जो कि उसके घर के ही बाहर खड़ी थी उसको जोर जोर से उसके शीशे के ऊपर मार रहा है। शीशे उसके टूट चुके थे और यहाँ सामने ही यहाँ मिशेल खड़ी है और मिशेल उसके ऊपर चिल्ला रही है। और जैसे ही यहाँ मिशेल ने चिल्लाया, सामने खड़ा जेफ यहाँ देख रहा है कि मिशेल उसके साथ भिड़ने वाली है। और इससे पहले कि जेफ कुछ कर पाता, तुरंत यहाँ पर वो जो आदमी था जो उसकी खिड़कियों के शीशे तोड़ रहा था, वो उस महिला के पास गया और उस महिला को पकड़ा और उठाकर जोर से नीचे की तरफ दे मारा। और नीचे मारते ही और कुछ नहीं, जाकर उसके ऊपर ही बैठ गया। ये चीज देखते ही जेफ बहुत ज्यादा डर गया। जेफ तुरंत वो सड़क पार करके मिशेल के घर पर गया और उस आदमी के ऊपर टूट पड़ा। अब उस आदमी से वो मिशेल को बचाना चाह रहा था। अब जैसे ही उस आदमी ने देखा कि यहाँ एक और आदमी आ चुका है मिशेल को बचाने के लिए, उस अनजान आदमी ने मिशेल को मुंह पे मुक्का मारकर लगभग बेहोशी की हालत में नीचे ही छोड़ दिया और उस आदमी के साथ यानी कि जेफ के साथ भिड़ गया। अब जैसे ही यहाँ जेफ के साथ भिड़ा, जेफ ने पहले तो उस आदमी को एक जोर से मुक्का मारा। अब उसका भी यहाँ हाल बेहाल हो चुका था, लेकिन बदले में यहाँ जेफ को भी एक मुक्का उसके मुंह के ऊपर लग चुका था। अब जैसे ये मुक्का लगा, जेफ के अंदर से लगभग ये मानो कि प्राण ही निकल गए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ ये कोई आम मुक्का नहीं था। उस आदमी ने अपने हाथों में पंच पहना हुआ था। आपको भी पता है कि पंच क्या होता है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक धारदार हथियार होता है, इसके आगे नुकीले कांटे बने होते हैं और ये कांटे अगर किसी को लग जाए तो ऑब्वियसली उसकी चमड़ी छिल जाएगी। और यहाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जेफ के साथ भी। उसने नोटिस किया कि उसके शरीर से लगभग कई जगहों से खून निकल रहा है और ये खून निकलते ही उसके सामने भी सब कुछ धुंधला धुंधला होने लगा। वो खुद यहाँ बहुत ज्यादा डर गया। वो तुरंत सीधा अपने घर में गया और अपने घर को अंदर से लॉक किया और अपने बेडरूम में जाकर सीधा पुलिस को फोन किया। पुलिस को फोन करते ही यहाँ उसने समझा दिया कि मैं यहाँ जेफ बोल रहा हूँ और ऐसे ऐसे मेरा एड्रेस है। सामने यहाँ एक मिशेल नाम की महिला के ऊपर एक अनजान आदमी टूट कर पड़ा हुआ है और वो उसकी जान ले लेगा। उसने मुझ पर भी हमला किया है, मेरे भी शरीर से खून निकल रहा है, प्लीज़ यहाँ तुरंत आ जाइए। पुलिस वाले ने कहा ठीक है, आप वहीं रुकिए, हम अभी आ रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि वो आदमी जो यहाँ हमले कर रहा था कभी मिशेल के ऊपर और जेफ के ऊपर, ये आदमी कोई और नहीं, ये बल्कि ऑस्टिन ही था। ऑस्टिन वहाँ उस डफी वाले रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर 4 मील दूर यानी कि तकरीबन 6 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर पैदल भागता हुआ आया और सीधा आते ही उसने मिशेल के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया। इस कॉल के घटने के बाद जेफ यहाँ वहीं अपनी खिड़की से वापस देख रहा था सामने की चल क्या रहा है। वो मन मन में यहाँ उम्मीद लगा रहा था कि या तो यहाँ प्लीज पुलिस पहले पहुंच जाए या फिर मिशेल के पति जॉन यहाँ पहुंच जाए, जो कि उस टाइम पर अपने डॉग को वॉक करवाने के लिए बाहर निकले हुए थे। जेफ यहाँ खुद अपने खून को बार बार समेट रहा था, अपने घावों को ऐसे दबाकर उस खिड़की में सामने बैठा हुआ था और देख रहा था कि बेचारे मिशेल के ऊपर
कैसे ये आदमी टूट कर पड़ा हुआ है। मिशेल नीचे लेटी हुई थी, वो बेहोशी की हालत में थी और ये आदमी उसके गिरेबान को पकड़कर नीचे ही उसके मुंह के ऊपर बार बार पंच मारे जा रहा था। मिशेल का खून यहाँ पूरे उसके गाड़ी के नीचे से होते हुए सड़क पर आ चुका था। जेफ ने बताया कि यहाँ वो जब व्यक्ति हमला कर रहा था मिशेल के ऊपर, वो अंदर से बहुत अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मिशेल के ऊपर दहाड़ रहा हो किसी जानवर की तरह। और जबकि मिशेल बेचारी नीचे उसके दबी हुई थी, उसने अपना पूरा जोर लगाकर सिर्फ क्या ही किया, वो चिल्लाई और ऐसे चिल्लाई जैसे उसके प्राण उसके शरीर से निकल गए हों। लेकिन यहाँ जेफ को अंदाजा भी नहीं था कि जो व्यक्ति की आवाज़ वो अभी सुन रहा था वो आवाज़ मिशेल की नहीं बल्कि जॉन की थी, यानी कि मिशेल के पति की। मिशेल तो पहले ही साइड में पड़ी हुई थी, जॉन भी यहाँ आ चुका था उस टाइम पर जिस टाइम पर यहाँ जेफ उनके घर से भागकर अपने घर में घुस रहा था। जी हाँ, उस टाइम पर जॉन यहाँ आया और जॉन का बेचारे का जो डॉग वो पाल रहे थे वो बहुत छोटा सा था, वो यहाँ कुछ कर नहीं सकता था अपने मालिकों को बचाने के लिए। जस्ट जॉन ने जब देखा कि उसकी पत्नी के ऊपर ऐसे कोई व्यक्ति हमला कर रहा है, वो तुरंत यहाँ उस ऑस्टिन के ऊपर कूद कर पड़ा और ऑस्टिन का ध्यान अब मिशेल से हटकर सीधा जॉन के ऊपर आ चुका था और उसने जॉन को भी नीचे की तरफ लिटाया। सबसे पहले वही काम किया, जॉन को उठाया और सीधा नीचे देकर मारा। उसका सर नीचे ईंट पर लगने की वजह से वो बेहोशी की हालत में जा चुका था। 53 साल का वैसे ही था, बुजुर्ग हो चुका था लगभग। और फिर यहाँ उसके मुंह के ऊपर पंच से वार करने स्टार्ट कर दिए। लेकिन तभी यहाँ जेफ ने देखा अपनी खिड़की से कि एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई वहां आ रही है। जेफ को लगा कि अब तो सब कुछ शांत हो जाएगा, सब कुछ यहाँ जो हो रहा है ये शांति से निपट जाएगा। पुलिस की गाड़ी वहां पहुंची, पुलिस वाले दो नीचे उतरे, एक महिला पुलिस थी, एक मेल पुलिस था। और जैसे वो दोनों नीचे उतरे उन्होंने देखा कि यहाँ तो इतना सारा खून बहा हुआ है, सारे खून की जो दरियाएं हैं वो अंदर से बाहर की तरफ निकल रही हैं और सड़क पर आकर जमा हो चुकी हैं। उनको अंदाजा भी नहीं था कि अंदर का हाल क्या है। सबसे पहले एक महिला पुलिस ऑफिसर अपनी टेजर गन को निकालकर क्राइम सीन की तरफ बढ़ी। वो दोनों गाड़ियां जो साइड में यहाँ ड्राइववे में खड़ी हुई थी उनको पार करते हुए क्राइम सीन के ऊपर जाकर पहुंची और क्राइम सीन पर उसने देखा कि एक महिला साइड में बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है, उसके शरीर से हर जगह से खून निकले जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ एक आदमी नीचे पड़ा हुआ है और उसके ऊपर एक बॉडी बिल्डर हट्टा कट्टा लड़का यानी कि ऑस्टिन चढ़कर बैठा हुआ था। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे, यहाँ ऑस्टिन ना सिर्फ उसके ऊपर चढ़ा हुआ था बल्कि वो ऑस्टिन उस जॉन के चेहरे को पकड़कर उसके गाल को ऐसे दबाकर अपने मुंह से काट रहा था। शायद आप इस बात को ना भी माने, लेकिन हाँ ये सच है कि हाँ ऑस्टिन ने जिंदा जॉन के गालों को पकड़कर काट लिया था और ना सिर्फ काटा बल्कि उसके कई टुकड़ों को मुंह में चबाकर खा भी गया था। जैसे ही ये चीज़ पीछे खड़ी उस महिला पुलिस ऑफिसर ने देखी, उसने तुरंत यहाँ ऑस्टिन को चेतावनी दी कि तुम पुलिस के हवाले कर दो खुद को वरना मैं गोली चला दूंगी। उसके पास टेजर गन थी। यहाँ ऑस्टिन ने कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा, पुलिस वाले हैं, ठीक है मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो सीधा अपने वापस जॉन को जोर से उसने वापस पकड़ा और उसके गालों को ही खाने लग रहा था। ये चीज़ देखकर उस महिला पुलिस वाली ने तुरंत अपने टेजर गन को उसके पीछे कमर की तरफ लगा दिया, लेकिन यहाँ उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने तुरंत अपनी पिस्टल निकाली और उसके ऊपर तान दी और कहा कि अब तुमने इसको नहीं छोड़ा तो मैं पीछे से गोली चला दूंगी। अब उसने देखा कि पीछे से गोली चला रही है, लेकिन यहाँ ऑस्टिन समझदार था, उसे पता था कि यहाँ पीछे से पुलिस वाली कभी गोली नहीं चलाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ हो सकता है वो गोली उसके शरीर से आर पार होके नीचे मौजूद जॉन को लग सकती है। और इसी चीज का ख्याल पुलिस वाली को भी था। पुलिस वाली वहां से घूमकर सीधा मिशेल के साइड में से होते हुए ऑस्टिन के सामने आकर खड़ी हो गई और अब उसे कह रही है कि तुम उसे छोड़ दो वरना मैं गोली चला दूंगी। लेकिन यहाँ ऑस्टिन नहीं रुका। ऑस्टिन यहाँ और जोर से नीचे जॉन को पकड़ा और उसके मुंह को खाए जा रहा था। तभी यहाँ उस महिला ऑफिसर ने दूसरे पुलिस ऑफिसर को आवाज़ लगाई और कहा कि ये मेरे बस की नहीं है, तुम यहाँ तुरंत आ जाओ। दूसरा पुलिस ऑफिसर वहाँ आया और उसने देखा कि ये व्यक्ति तो आदमखोरी कर रहा है नीचे जिंदा व्यक्तियों के साथ। उसने तुरंत यहाँ ऑस्टिन के चेहरे पर एक जोर से लात मारी, लेकिन इस लात का भी फर्क ऑस्टिन को नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ वो बॉडी बिल्डर था और उसके ऊपर इस तरह की लातों के कोई असर नहीं होने वाले थे। दूसरे ऑफिसर ने यहाँ अपना टीजर बाहर निकाला और ऑस्टिन के छाती में फिर से लगा दिया, लेकिन उस टीजर के करंट का कोई असर ही नहीं हो रहा था ऑस्टिन के ऊपर। पता नहीं क्यों, क्योंकि उसकी चमड़ी भी शायद हो सकता है बहुत ज्यादा मोटी हो और वो उसके करंट को बार बार झेल रही हो। इसके अलावा यहाँ वो बार बार उठ कर ऑस्टिन के चेहरे पर लात मार रहा था और जैसे ही लात मारता वो एक सेकंड के लिए झटके से साइड में हो जाता और वापस नीचे जॉन को पकड़कर उसके चेहरे को खाए जा रहा था। लगभग जॉन का आधा चेहरा
उसके शरीर से गायब हो चुका था। ना ही उसके दोनों गाल थे, ना ही उसके यहाँ गले पर मांस का टुकड़ा बचा हुआ था। यहाँ गाल उसके दोनों खोखले हो चुके थे और यहाँ गले से भी काफ़ी जगहों से मांस के टुकड़े गायब थे। और जब यहाँ ऑस्टिन को देखा तो वो उन मांस के टुकड़ों को बहुत प्यार से खा रहा था। जब यहाँ काफ़ी बार लाते मारने के बाद भी और टीजर वगैरह लगाने के बाद भी ऑस्टिन ने जॉन को नहीं छोड़ा, तो तुरंत यहाँ उस दूसरे पुलिस ऑफिसर ने बैकअप के लिए कॉल कर दिया। किस्मत से यहाँ बैकअप वाली गाड़ियां कुछ ही दूर खड़ी थी। वो गाड़ियां तुरंत चाऊ चाऊ करती हुई पास में आई और पास में आते ही रुकी। पुलिस ऑफिसर नीचे उतरे और किस्मत से उन गाड़ियों में जो पुलिस ऑफिसर थे उनके पास एक डॉग भी मौजूद था। और जब यहाँ मौके पर मौजूद पुलिस ऑफिसर ने देखा कि डॉग भी हमारे पास है, तुरंत यहाँ उसने इशारा किया कि डॉग को तुरंत रिलीज करो। डॉग वहां से भागता हुआ आया और सीधा जाकर उसने ऑस्टिन के हाथ को पकड़ लिया और वही हाथ यहाँ नीचे से जॉन के बालों को पकड़े हुए था। लेकिन यहाँ लिटरली उस डॉग की बाइट से भी, यहाँ डॉग ने हाथ को पकड़ा हुआ था, उसने पूरा जोर लगाकर यहाँ अपने सारे दांतों को ऑस्टिन के हाथ में घुसा दिया था। लेकिन फिर भी ऑस्टिन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऑस्टिन फिर भी लगातार जॉन के मांस को खाए जा रहा था। उसने एक झटका फिर से मारा, वो डॉग जो था वो साइड में जाकर गिर गया। लेकिन डॉग फिर से अटैकिंग अवस्था में आया। उसने फिर से जाकर ऑस्टिन के हाथ को पकड़ा और फिर से यहाँ उसको छुड़वाने की कोशिश करी। लेकिन अब की बार ऑस्टिन ने एक अलग तरीका अपना रखा था। उसने अपनी दोनों उंगलियां यहाँ जो उसका गाल था जो खा चुका था वो लगभग, फिर भी यहाँ उसने उसके अंदर डाल रखी थी जॉन के मुंह में और उसको ऐसे चीर रहा था ताकि वो उसके होठों को अच्छे से खा सके, क्योंकि वो होठ उसके फैल जाते और उसको अच्छे से जगह मिल जाती उनको चबाने के लिए। कितने बेदर्दी से यहाँ आदमखोरी ये ऑस्टिन अब दिखा रहा था। सोचकर देखिए, यहाँ आसपास इतने सारे पुलिस वालों को देखकर भी ये ऑस्टिन नहीं रुक रहा था और उनके काबू भी नहीं आ रहा था। मिशेल भी यहाँ साइड में जो कि बेहोश पड़ी हुई थी पहले, उसने भी बेचारी ने दम तोड़ दिया था। क्योंकि यहाँ इसके साथ मार पिटाई इतनी गंदी हो चुकी थी कि उसके शरीर में अब जान नहीं बची। दूसरी तरफ यहाँ जॉन जो लगभग अधमरी हालत में अब यहाँ अपनी जीने की उम्मीद कर रहा था, इतने सारे पुलिस वालों के साइड में खड़े होते हुए भी वो डॉग यहाँ ऑस्टिन के हाथ को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। खैर, यहाँ टाइम आया जब दोबारा से डॉग ने अटैक किया उसके हाथ के ऊपर और उसके हाथ को पीछे की तरफ खींचा। और जैसे ही अब की बार उसका हाथ पीछे हुआ, जो पुलिस ऑफिसर्स वहाँ मौके पर खड़े थे उन्होंने तुरंत अपना पूरा जोर लगाकर एक साथ यहाँ ऑस्टिन के चेहरे के ऊपर लात मारी। ऑस्टिन पीछे की तरफ जाकर गिर गया। अब पीछे की तरफ जाकर गिर चुका था तो ऑस्टिन को फिर से लात मारकर नीचे की तरफ गिराया और दो पुलिस वाले अब उसके ऊपर बैठ चुके थे। उसके हाथों की ऊपर की तरफ ले जाया गया और ऊपर हथकड़ियां लगा दी गई। ऑस्टिन अब गिरफ्तार हो चुका था। लेकिन जब वो पुलिस वाले उसको हथकड़ियां लगा रहे थे तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि वो पुलिस वालों को भी खाने के लिए दौड़ रहा था। पुलिस वाले बहुत डर डर के उसको दूर रखकर खुद से उसको हथकड़ियां लगा रहे थे। उनको चाबी नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर भी किसी तरह उन्होंने हथकड़ियां अटकाई। और जब वो हथकड़ियां अटका कर लगभग खड़े हो ही रहे थे तब भी वो उनके पैरों को पकड़ रहा था और बार बार कह रहा था कि मुझे मार डालो, मैंने तुम्हारे सामने अभी एक इंसान को पकड़ कर खाया है और तुम मुझे जिंदा कैसे छोड़ रहे हो, निपटा दो मुझे अभी के अभी। जब तक यहाँ पुलिस वालों ने उस ऑस्टिन को अरेस्ट किया, बदकिस्मती से तब तक जॉन ने भी मौके पर ही दम तोड़ दिया। उसके शरीर से इतना भयंकर खून निकल चुका था, गले से गरगलिंग आवाज करते हुए खून की नदियां बहा रही थी उसकी बॉडी। खैर, यहाँ तुरंत ऑस्टिन को गिरफ्तार करके उसे भी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, क्योंकि इस मार पिटाई में उसको भी काफी जगह चोटें आई थी। डिफेंस में यहाँ ना सिर्फ मिशेल द्वारा बल्कि जॉन द्वारा और जेफ द्वारा भी, जो कि सामने ही मौजूद अपनी खिड़की से सारा इंसिडेंट देख रहा था, उसकी वजह से यहाँ ऑस्टिन को भी चोटें लगी थी। उसको भी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, लेकिन ऑस्टिन तो पूरी रिकवरी कर चुका था। लेकिन दो जानें उसकी इस आदमखोरी में शिकार बन चुकी थी। तुरंत यहाँ ऑस्टिन के घर वालों को बुलाया गया। ऑस्टिन के घर वाले हॉस्पिटल पहुंचे, जाकर पुलिस वालों से बात करी और पुलिस वालों को उन्होंने बताया कि हमारा लड़का ऐसे ऐसे नशे पतों का शिकार है। और जब पुलिस वालों को पता चला कि ये तो माल वगैरह फूकता है, डॉक्टर्स को जाकर कहा गया कि इसका टेस्ट करो, कहीं इसने नशे में तो ये काम नहीं किया। लेकिन जब ये टेस्ट किया गया तो उसके शरीर से डॉक्टर्स को काफी सारा तेल, काफी सारा फास्ट फूड और बहुत सारा जहर मिला। ये जहर कहां से आया? तो असल में यहां हुआ ये था कि जैसे ही ऑस्टिन उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर 4 मील दूर भागता हुआ यहां मिशेल के गैराज में आया, उसने देखा कि यहां गैराज है, बाहर गाड़ियां खड़ी हैं, मतलब यहां अंदर उसे कुछ पीने के लिए मिल सकता है। वो सीधा उस गैराज में गया और कुछ नहीं बल्कि उसने मिशेल द्वारा लाई हुई बॉटल्स, और वो बॉटल्स कुछ और नहीं थी बल्कि बाहर पेड़ पौधों पर छिड़कने के लिए जो स्प्रे होता है, कीटनाशक दवाइयाँ, वो यहाँ रखी हुई थी। और ऑस्टिन ने उन बॉटल्स को ही उठाकर पीना स्टार्ट कर दिया। और जब साइड में बैठी मिशेल ने
और जब साइड में ही बैठी मिशेल ने देखा कि लड़का तो पेस्टिसाइड पी रहा है, कीटनाशक पी रहा है, उसने उसे रोकना चाहा और उसने उस बोतल को फेंक कर मिशेल को पकड़ लिया और उठाकर नीचे मारने लगा। साथ ही यहाँ डॉक्टर्स ने बता दिया कि जिस टाइम पर ये काम उसने किया था उस टाइम पर इसने किसी टाइप का कोई नशा नहीं फूका हुआ था, मतलब ये जो भी काम उसने किया है अपने पूरे होशो हवास में किया है। खैर जब यहाँ उसका नशा उतरा, वो सोफी में आया तो सोफी में बैठाकर पुलिस वालों ने उससे पूछताछ करी कि तूने ये कांड क्यों किया। तो उसने कहा कि मुझे कुछ खास तो याद नहीं है, लेकिन जिसलिए मैंने किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। असल में जैसे ही मैं उस रेस्टोरेंट से बाहर निकला तो मुझे बाहर हाईवे पर दो शक्तियाँ खड़ी हुई दिखाई दी, एक सफ़ेद रंग की एक काले रंग की, और वो शक्तियाँ मेरी तरफ भागी आ रही थी। उनसे बचने के लिए मैं सीधा उस हाईवे पर भागने लगा, ज़ोर ज़ोर से भागने लगा। तकरीबन 4 मील तक पीछा करने के बाद वो शक्तियाँ मेरे सामने से गायब हो गई और मुझे लगा कि वो शक्तियाँ शायद मेरे अंदर आ गई हैं और अब मैं किसी को नुकसान ना पहुँचा दूँ, इसलिए मैं उन शक्तियों को अपने से बाहर निकालना चाह रहा था। और जैसे ही मैंने कोशिश करी वो शक्तियां मुझसे बाहर निकलकर मेरे सामने ही बैठी मिशेल के अंदर चली गई। अब मुझे उन शक्तियों को यहाँ से दूर भगाना था, मिशेल को बचाना था, इसलिए मैं जाकर सीधा मिशेल से भिड़ गया, उसकी गाड़ी वगैरह तोड़ने लगा, मिशेल को उठाकर नीचे पटका और उसके बाद वो शक्तियाँ मेरे सामने जो जो व्यक्ति आता गया उनके अंदर जाती गई। एक टाइम पर तो पुलिस वाले जो उसको उस टाइम पर अरेस्ट कर रहे थे वो शक्तियाँ ऑस्टिन को उनके अंदर भी दिख रही थी, इसलिए वो उन पुलिस वालों को भी कह रहा था कि या तो मुझे मार दो या फिर मुझे तुमको मारने दो। पुलिस वाले यहाँ इसकी चार्जशीट तैयार कर रहे थे और गहरी चार्जशीट यहाँ तैयार की गई, लेकिन यहाँ तभी वहाँ के ह्यूमन राइट सेक्शन में मौजूद एक साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम फिलिप था वो सामने आए। उन्होंने कहा कि जो भी कांड इसने किया है बेशक इसने किया है, लेकिन मेरे ख्याल से इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। क्यों? इस बात का अंदाज़ा आप यहीं से लगाइए कि जब वो ये कांड कर रहा था उसने देख लिया है कि पुलिस अपनी गाड़ियों के साथ चाँव चाँव करते हुए वहाँ पहुँच चुकी है, फिर भी वो नहीं रुका। पुलिस वालों ने उसके ऊपर टेज़र का इस्तेमाल किया, वो फिर भी नहीं रुका। इतने सारे पुलिस वालों को देखकर तो कोई भी व्यक्ति घबरा जाएगा अगर वो नशे में ना होगा या फिर उसका दिमाग खराब ना होगा। तो अगर वो नॉर्मल है, बंदा सोफी में है, तो वो ऑब्वियसली वहीं रुक जाएगा, वहाँ से भागने की कोशिश करेगा। लेकिन ये व्यक्ति वहाँ से भागा नहीं, इसने पुलिस वालों का भी सामना किया, इसने अपने विक्टिम्स को भी नहीं छोड़ा, मतलब ये उस टाइम पर अपने काबू में नहीं था। इस बात को लेकर काफ़ी सारे सवाल भी उठे कि क्या ये जो सज़ा अब दी जाएगी ऑस्टिन को ये सही होगी या नहीं होगी, इस बात का अंदाज़ा हमें भी लगाना है। और हैरानी वाली बात यहाँ ये है कि ऑस्टिन को अभी तक सज़ा हुई नहीं है, उसका ट्रायल अभी चलेगा। अप्रैल में यहाँ उसकी अगली तारीख है, जो अप्रैल अभी आएगी 2023 की, उसमें यहाँ उसकी अगली तारीख है और शायद हो सकता है कि अप्रैल 2023 में उसको सज़ा का ऐलान हो जाए। मैं इस केस के ऊपर गहरी नज़र बना कर रखे हुआ हूँ और अगर इस केस के बारे में मुझे कुछ अपडेट मिलेगा तो मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम पर जरूर वहाँ रील बनाकर डाल दूंगा, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आपके हाथ से क्लिक हो जाना चाहिए, वहाँ आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। मुझे आपसे पूछना है कि आपका इस केस के बारे में क्या ओपिनियन है। क्या व्यक्ति ऐसा सच में अपने होशो हवास में रहते हुए कर सकता है या फिर सच में वो कोई शक्तियों से पीड़ित हो चुका था? आपको क्या लगता है असल में क्या हुआ था उसके साथ? कमेंट्स में मुझे आपका ओपिनियन चाहिए। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट मनीषा श्रेष्ठा को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।